नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर एक विशेष टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जिससे कि सभी इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा ये 6th सेंचुरी बीसी यानी कि 6वीं शताब्दी पूर्व ईसा पूर्व भारत की कंडीशन इतिहास में कैसी रही, इतिहास किस तरह से आगे बढ़ा है, हिस्ट्री में कैसे कैसे एक कंटिन्यूअस डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है, उस पर हम चर्चा करेंगे, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सीक्वेंस में हम बढ़ेंगे, लेकिन जो भी नए स्टूडेंट हैं वो इस प्रकार से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले इसको जाने कि इसके पहले हम इतिहास में क्या पढ़ चुके हैं, क्योंकि अगर कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमें इतिहास समझ में नहीं आएगा। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसे पूरी तरह से अगर हमें समझना है तो हमें इसको कनेक्ट करना पड़ेगा पिछले वाली घटनाओं से। थोड़ा सा इसके हम पीछे चलेंगे, दो घटनाएं हमें इसके पहले और दिखाई पड़ेंगी। इसमें सबसे पहली घटना हमको दिखाई पड़ेगी और वो होगी सबसे पहली घटना आपको कि यहां पर आपको वैदिक एज दिखाई पड़ता है। वैदिक एज यानी कि वैदिक काल। वैदिक एज की घटना में आप सभी लोगों को पता होगा कि वैदिक सभ्यता में, वैदिक सिविलाइजेशन में आपको दो पार्ट दिखाई पड़ते हैं। एक आपका जो ऋग्वैदिक एज है यानी कि जो शुरुआती अर्लियर एज है वहां पे दिखाई पड़ता है फर्स्ट पार्ट, जिसे हम लोग ऋग्वैदिक एज कहते हैं। और सेकेंड पार्ट हमको जो दिखाई पड़ता है वो दिखाई पड़ता है आपका लेटर वैदिक एज। ये लेटर वैदिक एज यानी कि लेटर वैदिक इरा आपको दिखाई पड़ता है। तो ये जो पूरा इंपैक्टफुल समय है भारत का, 6th सेंचुरी बीसी एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है। और यहां पर सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी स्टूडेंट को होती है। अगर एंशियंट इंडिया में, प्राचीन भारत में किसी स्टूडेंट की समझ नहीं विकसित हो पाती है तो उसमें बहुत ही सिंपल सी बात है कि उसका ये 6th सेंचुरी बीसी वाला एरिया कंप्लीट कमजोर रह जाता है। इसलिए यहां से कंसेप्ट नहीं बन पाते हैं और बार बार गलतियां होती है। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां पर समस्या बनती है। अब ध्यान समझने का प्रयास करिए। लेटर वैदिक एज एक ऐसा समय है जहां पर भारत में बहुत ज्यादा, खास करके नॉर्थ इंडिया में तेजी के साथ एक ट्रांजैक्शन पीरियड बन रहा है, बहुत ज्यादा बदलाव का समय बन रहा है। अब ये कैसे बदलाव हैं, किस प्रकार से बदलाव हैं? तो जो बदलाव के मेन स्ट्रीम चीजें होती हैं सोशल, सबसे पहले सोशल लेवल पे देखेंगे। तो सोशल लेवल पे यानी कि सामाजिक स्तर पर देखेंगे तो यहां पर समाज में बड़े बदलाव आ रहे हैं। समाज जो डील हो रहा है रिलीजन से, तो रिलीजियस लेवल पर भी यहां पर तेजी से बदलाव आ रहे हैं। फिर इसके बाद का जो यहाँ पे व्यवसाय दिखाई पड़ता है, बिजनेस दिखाई पड़ता है, बिजनेस में भी तेजी से चेंज आते हैं। तो लेटर वैदिक एज हमारा जो है, यहाँ पे इतने अधिक परिवर्तन हो रहे हैं, ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है कि उसका इंपैक्ट 6th सेंचुरी बीसी के नॉर्थ इंडिया पर पड़ रहा है। ध्यान रखने की बात है कि साउथ इंडिया पर इसका कोई इंपैक्ट अभी दिखाई नहीं पड़ेगा 6th सेंचुरी बीसी के समय में। तो क्या क्या घटनाक्रम हुए, थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हम लोगों को पता है, सभी को पता है, जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट होते हैं वो सभी जानते हैं कि वैदिक एज एक फेयर सभ्यता के रूप में अपने जितने भी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन हैं, जितने भी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड लेवल पे सिविलाइजेशन हैं, जैसे हम पर्शियन सिविलाइजेशन की अगर बात करें, क्योंकि हमारा ऋग्वेद का जो बहुत ज्यादा एक टेक्स्ट बुक, रिलीजियस टेक्स्ट बुक है जिसे हम कहते हैं जेंद अवेस्ता। तो जेंद अवेस्ता से बहुत कुछ मिलता जुलता ऋग्वेद की तमाम ऐसी लाइंस हैं जो आपस में बहुत ज्यादा कोरिलेट करती हैं। तो जितनी भी सिविलाइजेशन है उन सभी सिविलाइजेशन से सबसे आगे बढ़कर हमको वैदिक सभ्यता, जो कि एक रूरल सिविलाइजेशन के रूप में दिखाई पड़ती है। तो ये रूरल सिविलाइजेशन, ये ग्रामीण सभ्यता धीरे धीरे करके आगे बढ़ी। यहां पे बिल्कुल फेयर चल रहा है, यहां पे बिल्कुल ही फेयर तरीके से काम चल रहा है। यहाँ का चाहे ऑक्यूपेशन ले लें, यहाँ पर चाहे यहाँ पर एग्रीकल्चर का ले लें, चाहे एनिमल हस्बेंड्री का ले लें, एनिमल हस्बेंड्री के अलावा चाहे यहाँ पे सोशल एस्पेक्ट्स पे देखें यानी कि सामाजिक परिवेश को देखें, चाहे इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को देखें, किसी भी बैकग्राउंड को देखेंगे, अगर हम रिलीजियस बैकग्राउंड को देखेंगे तब भी ये सभ्यता बहुत कुछ आगे दिखाई पड़ेगी, जिसका टाइम पीरियड जनरली देखा जाता है कि 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक पाया जाता है।
यहां पे हर एक ग्राउंड पे, क्योंकि एक ही टेक्स्ट बुक यानी कि ऋग्वेद के आधार पर बसी हुई सभ्यता और पूरी तरह से फेयर, स्त्रियों को महिलाओं को पूरी तरह से अधिकार है। वीमेंस को देख सकते हैं कि जितनी भी सिविलाइजेशन भारत में देखेंगे, जितना प्रोग्रेस दिखाई पड़ेगा, आज हम जहां प्रोग्रेस करते हैं उस लेवल पर यहां प्रोग्रेस दिखाई पड़ता है ऋग्वैदिक एज में। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यह समय इंपैक्टफुल हो गया, इसको समझने की जरूरत है। आगे चल के 500 ईयर्स के आसपास हमको दिखाई पड़ता है एक जो पूरा चेंज हुआ वैदिक एज के बाद लेटर वैदिक एज में। यहां से रिजिडनेस आई सोसाइटी में, यहां सोसाइटी में रिजिडनेस आ गई, यानी कि यहां पर बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल चीजें, बहुत ज्यादा रूढ़िवादी परंपराएं बिल्कुल से दिमाग में लोगों के घर कर गई। उसका कारण क्या है? क्या ऐसा गड़बड़ हुआ समाज में? ऐसा कौन सी समस्याएं, ऐसे कौन सी प्रॉब्लम्स रेज्ड हुई समाज में कि समाज यहां से बहुत ज्यादा क्लासिफाइड हो जाता है? यहां समाज जहां पर कास्ट सिस्टम की बात तो की जाती है, लेकिन कास्ट सिस्टम आज के जैसा रिजिड नहीं है, लेकिन यहां पर कास्ट सिस्टम रिजिड हो जाता है। और इस यहां पर आपको ढेर सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी। टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो ढेर सारे टेक्स्ट बुक, जैसे यजुर्वेद आपको दिखाई पड़ेगा, आपको सामवेद दिखाई पड़ेगा, आपको अथर्ववेद दिखाई पड़ेगा, वेदांग दिखाई पड़ेंगे। वेदांग के अतिरिक्त आपको एडिशनल बहुत से ऐसे सूत्र ग्रंथ दिखाई पड़ेंगे, आपको आश्रम व्यवस्था दिखाई पड़ेगी, आपको बहुत चीजें यहां पे डेवलपमेंट दिखाई पड़ेगी। तो यहां पर जो एक सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक आधार पर मुख्य रूप से जो बदलाव हो रहा, जो रूढ़ियां पनप रही हैं, जो समस्याएं आ रही समाज में, उसके लिए भारत में एक अवेकनिंग, एक जागरूकता की आवश्यकता थी। इसलिए यहां से 3 प्रकार के बदलाव आगे हमको नॉर्थ इंडिया में दिखाई पड़ते हैं। जब हम हिस्ट्रीज को ध्यान से देखते हैं क्या क्या दिखाई पड़ते हैं, 6th सेंचुरी बीसी का जो इंडिया है वहां पे 3 बदलाव दिखाई पड़ेंगे। और अगर इसे आपने समझ लिया तो पूरी तरह से एंशिएंट इंडिया का थॉट बन जाता है, प्रोसेसिंग एकदम अच्छे से होने लगती है। जैसे सबसे पहला हमको यहां पर दिखाई पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं कि महाजनपदों का उदय। लेकिन अचानक से महाजनपदों का उदय नहीं हो गया। हमें सबसे पहले महाजनपदों के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि यहां जो चेंज आ रहा है उसका पहला इंपैक्ट। तो इसके लास्ट में आप जानते हैं कि लोहा यानी कि आयरन, लोहे की खोज हो चुकी थी। इंपॉर्टेंट घटना, सबसे इंपॉर्टेंट घटना, यहां पर लोहे की खोज हो चुकी थी। यानी कि जो सभ्यता अभी तक अलग अलग मेटल्स को यूज करती थी, जो तांबे का यूज कर रही थी, टिन का यूज कर रही थी, और भी मेटल्स का यूज कर रही थी, लेकिन लोहा अभी तक लेटर वैदिक एज की शुरुआत में नहीं मिला था, इसके लास्ट में मिलता है। लोहा मिलते ही क्या हो जाता है, यहां पे सबसे पहला होता है सरप्लस प्रोडक्शन। यहां पे सबसे पहला होता है सरप्लस प्रोडक्शन। आप इसको दिमाग में रखें। जो आप इसको दिमाग में रखेंगे कि सरप्लस प्रोडक्शन, इसे कहा जाता है अधिशेष उत्पादन। इसे कहा जाता है अधिशेष उत्पादन। अब ये अधिशेष उत्पादन है क्या? ये सरप्लस प्रोडक्शन क्या है? यानी कि जो ही लोहे की खोज हुई, ये मिला, लौह अयस्क के नाम से उस समय जाना जाता था। तो सरप्लस प्रोडक्शन यानी कि तेजी से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तेजी से आगे बढ़ा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तेजी से आगे बढ़ा, यानी कि जो प्रोडक्शन पहले एग्रीकल्चर में होता था अब उससे बहुत आगे जाएंगे। जो ही सरप्लस प्रोडक्शन शुरू हुआ तो हम सभी को पता है कि प्रोडक्शन से ज्यादा यानी आवश्यकता से ज्यादा, यहां पे थोड़ा सा इकोनॉमी का भी थॉट लगाना पड़ेगा। आवश्यकता से ज्यादा अगर उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन एक्सेस हो रहा है, सरप्लस हो रहा है, उसी की बात कही जा रही है। एक्सेस उत्पादन होने का सिंपल सा मतलब है आने वाले समय में अब यहां पर इसका क्रय विक्रय किया जाएगा या तो स्टोर किया जाएगा। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो एक्सेस प्रोडक्शन को हम स्टोर करें, या तो एक्सेस प्रोडक्शन को हम क्या करें, इसे या तो हम क्या कर सकते हैं, सेल एंड परचेज, सेल एंड परचेज, क्रय विक्रय, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। 2 ऑप्शन है। तो यहां से स्टोर तो होगा ही, तो जनरल सी बात है, ह्यूमन सिविलाइजेशन है, अपने प्रोग्रेस के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए
ये स्टोर तो करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन सेल एंड परचेज, क्रय विक्रय, और क्रय विक्रय बढ़ने से अगला इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। यहां जो चेंज आया, जो ट्रांजैक्शन आया, यहां पे जो चेंज दिखाई पड़ेगा 6th सेंचुरी बीसी में, वो दिखाई पड़ेगा मंडी, मंडियों का उदय। मंडी मतलब मार्केट, आप सीधे मार्केट कर सकते हैं। मार्केट यहां से फ्लोरिश हो रहा है, मार्केट फ्लोरिश हो रहा है, मार्केट शुरू हो रहा है, क्योंकि सेल परचेज हम कहां करेंगे, जहां भी करेंगे वही मार्केट हो जाएगा। आज हम बात करें दुनिया की तो जगह जगह मार्केट है, और पूछना नहीं है, हर जगह पे मार्केट दिखाई पड़ता है। अब तो ऑनलाइन सिस्टम आने से घर घर मार्केट पहुंच चुका है, हर जगह से सेल परचेज कर रहे हैं, कितना ज्यादा चेंज आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पे जहां सेल परचेज हुआ वो प्लेस मार्केट प्लेस कहलाए, वो मार्केट प्लेस। और यही मार्केट प्लेस, यही जो आपके बाजार वाले स्थान हैं, यही शहरीकरण की व्यवस्था के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इन्हें ही अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के विकास के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। अर्बनाइजेशन का जो मेन यहां पर रीजन था 6th सेंचुरी बीसी में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जो शहरीकरण, जिसे हम लोग महाजनपदों के नाम से जानते हैं, जो 16 महाजनपद आपको दिखाई पड़ते हैं, जिसमें आपको एक तरफ से अगर देखना शुरू करेंगे तो वाराणसी भी दिखाई पड़ता है, आपको कौशल भी दिखाई पड़ता है, आपको अंग दिखाई पड़ता है, ऐसे बहुत से क्षेत्र आपको दिखाई पड़ते हैं। मगध सबसे बड़ा, अवंती, ये सारे जो 16 आपको 16 महाजनपदास का जो यहाँ पे फ्लोरिशमेंट दिखाई पड़ता है, शहरीकरण दिखाई पड़ता है, उसमें कहीं ना कहीं सबसे पहले आयरन, आयरन के बाद सरप्लस प्रोडक्शन, और सरप्लस प्रोडक्शन से सेल परचेज, मार्केट प्लेस का बनना, और शहरीकरण, महाजनपद। तो यहां से शहरीकरण, महाजनपद आ गए, और महाजनपदों में ही हम लोग, ये जो महाजनपद हमको 16 दिखाई पड़ते हैं, जो फिर हमको डायनेस्टी का डेवलपमेंट दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं कि डायनेस्टी होती नहीं थी, डायनेस्टी होती थी, लेकिन यहां से एक पूरा स्टेट फ्लोरिश होने लगा, एक राज्य बनने लगा, उसके पूरे सेनाएं ऑर्गेनाइज्ड होने लगी, उसका एक पूरा सिस्टम क्रिएट हुआ। ये आपको यहां से देखने को मिला। तो पहली इंपैक्टफुल घटना 6th सेंचुरी बीसी, यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आपको दिखाई पड़ती है, और वो है आपका शहरीकरण और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का बढ़ना, कारण है सरप्लस प्रोडक्शन। दूसरा महत्वपूर्ण है जो आपको दिखाई पड़ेगा, और वो है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, यानी कि इसे हम कह सकते हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार। इसको ट्रांसलेट करेंगे सिंपल भाषा में तो कहेंगे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मींस सामाजिक और आर्थिक सुधार की, सामाजिक और धार्मिक सुधार की बात की जा रही है। तो लिंक करेंगे जब सब्जेक्ट मैटर को कि आखिर क्या कारण था कि यहां पे सामाजिक और धार्मिक सुधार की आवश्यकता पड़ रही। आपने देखा था कि लेटर वैदिक एज में ऐसी संभावनाएं बनी थी कि बहुत ज्यादा कर्मकांड हावी हो चुका था, बहुत अधिक मात्रा में यहां पे कर्मकांड हावी हो चुका था। ध्यान समझिएगा, लेटर वैदिक एज में जो कर्मकांड हावी हुआ था, जो कास्ट सिस्टम हावी हुआ था, कास्ट सिस्टम ने जो समस्या किया था, कास्ट सिस्टम ने जो समस्या किया था, इन दोनों से जो यहां पे एक सिस्टम डेवलप हुआ, वो हुआ कि हमें अवेकनिंग की जरूरत थी, यानी कि जागरूकता की जरूरत थी। और जागरूकता दोनों स्तरों पर, चेतना हमें दोनों स्तरों पर आनी चाहिए थी। ये चेतना हमको सोशल लेवल पर भी आनी थी, और ये चेतना हमको साथ साथ दूसरे लेवल यानी कि धार्मिक स्तर, रिलीजियस लेवल पर भी आनी थी। तो सामाजिक स्तर पे चेतना, क्योंकि हमारा जो भारतीय समाज है, जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन की बात किया जाए, इसके अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो हमारे यहाँ रिलीजन बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। तो रिलीजन के हिसाब से देखें तो सबसे पहले धर्म में ही सुधार की बात कीजिए। कहा कि धर्म के सुधार से ही समाज सुधार शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोग मोस्टली धर्म से नियंत्रित होते हैं बहुत अधिक मात्रा में। धीरे धीरे बढ़ते हुए समय में आजकल बहुत से ऐसे प्रेशर ग्रुप्स बन गए हैं, ऐसे सिस्टम बन गए हैं जिसमें अलग अलग बातें देखने को मिलती हैं। लेकिन यहां पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा, तो यहां समझने का प्रयास करिए। यहां पे आपको दो धर्म दिखाई पड़ेंगे मुख्य रूप से, एक बौद्ध रिलीजन यानी कि बुद्ध दिखाई पड़ेंगे, यानी कि बौद्ध रिलीजन, बौद्ध धर्म दिखाई पड़ेगा,
महात्मा बुद्ध दिखाई पड़ेंगे, और दूसरा आपको दिखाई पड़ेंगे महावीर स्वामी। दूसरे आपको महावीर दिखाई पड़ेंगे, महावीर स्वामी। तो ये दो लोग यहां पर, यानी कि जैन, आप कह सकते हैं सीधे जैन रिलीजन। तो बौद्ध और जैन, इसके अलावा बहुत से कम्युनिटीज थे, बहुत से संप्रदाय थे जिन्हें कहा जा सकता है आजीविक है, नियतिवादी है, संदेहवादी है। ऐसे बहुत से और भी यहां पर आपको कुछ कम्युनिटी दिखाई पड़ती हैं, कुछ रिलीजियस थॉट्स दिखाई पड़ते हैं। उनका भी कुछ मात्रा तक नॉर्थ इंडिया पर और पूरे भारत पर बाद में चलकर कुछ प्रभाव हुआ, इसमें हम इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो चेंज महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने उस समय में किया, वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे अगर देखा जाए तो आज के परिवेश में, आज के समाज में इनका पूरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। और महात्मा बुद्ध की बात आती है तो पूरे इंपैक्टफुल आप दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हमें इसको समझना है तो इसे तो हम समझेंगे। पहला हमने पढ़ लिया शहरीकरण। शहरीकरण क्यों बढ़ा? सरप्लस प्रोडक्शन के कारण। सेकेंड, रिलीजन आ गया। अब एक और चीज क्या होगी, जो ही कोई स्टेट फ्लोरिश होता है तो सबसे ज्यादा टेंशन क्रिएट होता है कहां पर? नेबर्स कंट्रीज में, यानी कि पड़ोसियों में। एक और घटना हमने बताया, 3 घटनाएं होंगी 6th सेंचुरी बीसी में, तो तीसरी घटना हमको दिखाई पड़ेगा और वो है फॉरेन इन्वेशन। वो है फॉरेन इन्वेशन, जिसे हम कह सकते हैं कि विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण, इसमें आपको मेनली 2 तरह के आक्रमण दिखाई पड़ेंगे फॉरेन इन्वेशन में। पहला आपको पर्शियन दिखाई पड़ेगा, एक तो पर्शियन दिखाई पड़ेगा, और दूसरा आपको जो ग्रीक दिखाई पड़ेगा, यूनानी ग्रीक। ये 2 तरह के आपको इन्वेशन दिखाई पड़ेंगे। ग्रीक में आपको सिकंदर को लेना है, यानी कि यूनान का, और पर्शियन में आपको 2 मिलेंगे, साइरस और डेरियस। डेरियस को हम दारा के नाम से भी जानते हैं। अब इन्हीं 3 बातों पर 6th सेंचुरी बीसी टिकी हुई है ना। 6वीं शताब्दी में 3 बातें। पहला कि हमारा सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, जिससे हमारे यहां तेजी के साथ देखने को मिलेगा कि शहरीकरण, यानी कि महाजनपद यहां पर बने, बड़े बड़े राज्य बने, पूरा सिस्टम बना। उसके बाद दूसरा, क्योंकि सामाजिक और धार्मिक सुधार की आवश्यकता थी, उसमें बौद्ध और जैन दिखाई पड़ेंगे। और फिर फॉरेन इन्वेशन। तो अगर ये किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में सेट हो जाता है तो फिर उसे कभी भी एंशिएंट इंडिया का ये वाला पोर्शन समझने में दिक्कत नहीं आती। अब अगर हम मान लीजिए कि यहां से पहले सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात करें, अगर यहां से एक टॉपिक हम लें कि सबसे पहले हम सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भारत में आज भी रिलेवेंस है, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। रिलीजियस रिफॉर्म्स, इसकी अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये आज भी उतना ही रिलेवेंस है जैसे उस समय में था। आज भी बहुत ज्यादा चेंज है, बहुत ज्यादा बदलाव हो रहा है, और तेजी के साथ लोग इसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हिस्सेदारी भी कर रहे हैं, अपने बयान भी दे रहे हैं। सोशल मीडिया का समय है, आज का सीन बहुत ही चेंज हो चुका है। तो सामाजिक और धार्मिक सुधार में अगर हम महात्मा बुद्ध यानी कि बौद्ध रिलीजन और जैन रिलीजन, इनको पहले कंपेयर कर लीजिए, फिर पढ़ाई शुरू करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ज्यादा बेहतर इसलिए रहेगा क्योंकि हमें क्लियर कट पता रहेगा कि समस्या क्या है। जैसे स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उनको बौद्ध धर्म को समझने में उतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती है जितना जैन धर्म में होती है। आखिर क्या अंतर है? सबसे पहले बौद्ध और यानी कि बौद्ध रिलीजन की बात कर लें, बौद्ध धर्म की बात कर लें, बुद्धा की बात कर लें, एक तरफ हम जैन रिलीजन की बात कर लें, जैन धर्म की बात कर लें, महावीर की बात कर लें। हालांकि यहां पर एक पूरी परंपरा पाई जाती है। ये 24वें तीर्थंकर दिखाई पड़ते हैं आपको, आप सभी को पता है। उस पर हमें फोकस नहीं करना, पहले डिफरेंस को समझना है। डिफरेंस ये है, इनकी जो शिक्षाएं हैं वो बहुत ही इजी है, बहुत इजी। इनका एजुकेशन बहुत ज्यादा इजी है, एकदम सिंपल इनका सिस्टम है। सांसारिक बातें, कोई भी इस तरह का स्पिरिचुअल थॉट नहीं मिलता है महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में। और इसी के साथ साथ ये सांसारिक का मतलब फिजिकल, ये पूरा फिजिकल एजुकेशन की तरह से है। आप कहेंगे सर फिजिकल एजुकेशन की
तरह आप कैसे कह सकते हैं? उसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर इसकी फिलॉसफी, इसका फिलॉसफी आप पढ़ने जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे जो अष्टांगिक मार्ग करके एक इन्होंने सिद्धांत दिया कि 8 मार्ग को अपना ले, जो 8 वे ऑफ एनलाइटमेंट यहां पे दिखाई पड़ता है, उसमें साफ साफ एक्सरसाइज, राइट एक्सरसाइज की बात की गई है, राइट विजन की बात की गई है, राइट स्पीच की बात की गई है, और ऐसे टोटल 8 सेगमेंट पर बात की गई है। वहीं हम जैन के बारे में अगर हम बात करें, अगर हम जैन रिलीजन के बारे में बात करें तो यहां हमको साफ दिखाई पड़ेगा ये स्पिरिचुअलिटी पर ज्यादा फोकस है। स्पिरिचुअल नॉलेज यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जब भी किन्हीं दो व्यक्तियों की आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल का मतलब यहां पे आध्यात्मिक है, अगर हम स्पिरिचुअल पर ज्यादा फोकस करेंगे तो किसी भी साधारण व्यक्ति को समझने में समस्या। और अगर हम फिजिकल एजुकेशन या यानी कि एकदम संसार से जुड़ा हुआ, हमारे व्यवहारों से जुड़ा हुआ उस पर बात करेंगे तो उसको समझने में आसानी होगी। इसलिए महात्मा बुद्ध के देखेंगे फॉलोअर्स और इंपैक्ट आज भी भारतीय समाज में, और भारतीय समाज ही क्या वर्ल्ड वाइड हमको बुद्ध रिलीजन का इंपैक्ट आज भी दिखाई पड़ता है। कुछ तो ऐसे देश दुनिया के, जापान हो गए, श्रीलंका हो गए, जहां पर अच्छा खासा इंपैक्ट दिखाई पड़ता है, चाइना हो गया। जैन का इसलिए एग्जिस्टेंस बहुत ही कम देखने को मिलता है, इनका अस्तित्व ही बहुत कम बचा है। क्यों? क्योंकि यहां पे स्पिरिचुअल नॉलेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो जब इतनी बात पढ़ने के बाद, क्यों ऐसा हमने सबसे पहले क्यों चर्चा किया, यही सबसे की रोल निभाता है, यही सबसे की रोल निभाता है कंसेप्ट बिल्डिंग में। आप क्या करते हैं, आप रट्टा मारते हैं पूरे टॉपिक का। यूपीएससी कभी भी रटने पर नहीं जाता है, समझ पर फोकस करता है। तो यूपीएससी और यूपीएससी का मेन डिफरेंस यही है कि पहले आप कीवर्ड्स को पकड़े, आप दोनों को जाने अंतर ही क्या है। इसका मतलब यहां पर आपको कठिन कठिन शब्दावली पढ़ने को मिलेगी, उन्हें समझना पड़ेगा, जो जैन रिलीजन होगा। यहां पर आपको निर्जरा समझना पड़ेगा, आश्रव समझना पड़ेगा, सब कुछ समझना पड़ेगा। यहां पर आपको श्वेतांबर और दिगंबर भी समझना पड़ेगा, उनकी जो कम्युनिटी अलग अलग बनी उन्हें समझना पड़ेगा। यहां पर सिंपल चीजें होंगी जिन्हें समझने में आपको उतनी कठिनाई नहीं होगी। तो ये मेन बातें थी, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर से आप लोगों को पर्याप्त चीज समझ में आएंगी। थैंक यू।